हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की कैसे आगे बढ़ी है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे बंगाल पे उसने अपना कब्जा किया। फिर हमने मैसूर पे भी देख लिया है कैसे टीपू सुल्तान और हैदर अली को पछाड़ के उसको भी अपने सब्सिडी लाइन्स के सिस्टम में ले आया। अब हम लोग बढ़ेंगे मराठास के पास। मराठास के साथ कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्लैश किया, किसकी ट्रीटी को साइन किया और इसको अब वापस अपने सब्सिडी अलायंस के सिस्टम में अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मराठास के बारे में आप सबको पता होगा कि मराठास कैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स था इंडिया में, बहुत ही पहले वो मुगल एम्पायर को चैलेंज देते आया है। ठीक है, शिवाजी के टाइम से फिर जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी चैलेंज देते आया है। ठीक है, मराठास एक ऐसा पावर था इंडिया में जो उसके पार्ट में, जो उसके अंडर में टेरिटरी नहीं भी है ना, उससे भी वो ट्रिब्यूट लेने का ताकत रखता था एज के बस चौथ और सरदेश मुखी टैक्स को इन्वेंट करके। ठीक है, लेकिन ये पावर तो पावरफुल था। ये लाहौर में खड़ा हो गया और अपने आप को समझो कि मास्टर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ में मुगल एम्पायर के कोर्ट में अपने आप को किंग मेकर बनाने की कोशिश कर रहा था। पर लेकिन जैसे ही कोशिश कर रहा था, ठीक है, उसी समय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने पूरी तरह से कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। ठीक है, अगर ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं होता, हो सकता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल नहीं हो पाती यहाँ पे। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली आया और मराठास को कंप्लीटली डिफीट कर दिया। ठीक है, डिफीट तो हो गया मराठास, ठीक है, हार तो गया, पर लेकिन मराठास भी भाई बुरा थोड़ा समझो कि दृढ़ शक्ति वाला था। फिर वापस से उसने अपने पावर को रिगेन किया, रिग्रूट किया और वापस एक फॉर्मिडेबल पावर के रूप में बन के सामने आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज देना शुरू कर दिया। समझ रहे हो, चैलेंज देना शुरू कर लिया। और हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास तीन बार क्लैश किए हैं अपनी पॉलिटिकल सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, करने के लिए इसका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे इतना शक्ति मिलता है कि यार मराठा जैसे इतने पावरफुल इंडिया में जो है, क्योंकि नेटिव हमेशा पावरफुल रहते हैं यार, भले वो लोग डिसयूनाइटेड होते हैं इसलिए हार जाते हैं। ठीक है, कैसे करता है, तो इतनी ये लोग डिसयूनाइटेड थे, जो भी कन्फेडरेसी थी मराठास की इतनी डिसयूनाइटेड थी, जिसके कारण उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि हाँ हम लोग भी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते थे। क्योंकि उनकी सीधे यही मन था कि जो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जिस टाइप का गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया है रॉबर्ट क्लाइव ने, वैसा ही वो बॉम्बे में करना चाहते थे। समझ रहे हो, ये कारण था जिसको उनको पावर मिला कि हाँ हम मराठास को भी डिफीट कर सकते हैं। और उनका इनऑर्डिनेट एम्बिशन था ही और साथ इनका डिवाइडेड हाउस था ही जो उनको अपॉर्चुनिटी दिया। ठीक है, देखो अब कैसे शुरू होता है लड़ाई। तो सबसे पहले लड़ाई इसलिए शुरू होता है, जो पेशवा थे माधवराव डेथ हो गए। माधवराव डेथ होने के बाद उनका भाई या बेटा कोई नारायण राव राजा बनता है, पेशवा बनता है। लेकिन नारायण राव को उनका अंकल रघुनाथ राव ने मार देता है। ठीक है, और अपने आप को नेक्स्ट पेशवा बना देता है। समझ लो, लेकिन रघुनाथ राव लीगल हायर नहीं था। लेकिन नारायण राव मर तो जाते हैं, जो पेशवा बने थे माधवराव डेथ होने के बाद मर तो जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने उनके डेथ के बाद उनके बेटे को जन्म देती है। इनका नाम सवई माधवराव रखा जाता है। लेकिन सवई माधवराव को जितनी भी 12th मराठा चीफ थे, जिसको हम लोग 12 भाई के नाम से जानते हैं, जिसको नाना फडणवीस हेड करते थे, वो चाहते थे कि उसको रूलर बना दें और अपने आप को रीजेंट बना दें। लेकिन रघुनाथ राव को ये मंजूर नहीं था। समझ लो, उनको मंजूर नहीं, क्योंकि कोई भी अपने पावर को भाई छोड़ने नहीं देगा, छोड़ नहीं सकता है भाई। वो सोचा कि यार इतना महीने से हम इसको मारे हैं, हम यार पेशवा बने हैं और अब आ रहे हैं ये लोग हमको हटाने के लिए। इसलिए वो सीधे गया बॉम्बे गवर्नमेंट के पास में और ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लिया। कौन सा ट्रीटी साइन कर लिया? ट्रीटी ऑफ सूरत तो साइन कर लिया। कि क्या हुआ इस ट्रीटी के अंदर? इसमें बोला कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि हम आपको सल्सेटियर बसिंग दे देते हैं। ठीक है, जितने भी सूरज और भरूच डिस्ट्रिक्ट के बीच में जितना भी रेवेन्यू आता है हम आपको दे देते हैं। ठीक है, आप उसके बदले में मुझे 2500 सोल्जर्स दो, जिससे मैं इन लोग को डिफीट कर पाऊँ। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ सूरत के अंदर में था। लेकिन इस ट्रीटी ऑफ सूरत को कलकत्ता में जो बैठा हुआ था गवर्नमेंट, ठीक है, कलकत्ता में गवर्नमेंट जो बैठा हुआ था उसको नकार दिया और कॉलोनल अपटन को भेजता है कि जाओ इस ट्रीटी को नकारो और तुम ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करो। समझना कैसे आगे बढ़ रहा है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में यही था कि ये बोला कि ट्रीटी ऑफ सूरत को हम कैंसिल करते हैं और जो भी ट्रीटी बोलता है कि हम
रीजेंसी को रिनाउंस करते हैं और रघुनाथ राव को पेंशन देने का वादा करते हैं, ठीक है। लेकिन यार बॉम्बे गवर्नमेंट इस बात को नहीं माना कलकत्ता काउंसिल के डिसीजन को, और उनको मतलब पनाह दे दिया रघुनाथ राव को। लेकिन इसी समय में कलकत्ता काउंसिल को मौका चाहिए था कैसे हम वॉर को वेज करें, तो नाना फडणवीस ने इसी समय फ्रेंच को वेस्ट कोस्ट पे एक पोर्ट दे दिया, और पहले से ट्रीटी साइन था कि ऐसा कोई भी अदर यूरोपियन पावर को तुम नहीं दे सकते हो, ठीक है, ऐसा था, ठीक है, दे दिया, जिसके कारण कलकत्ता काउंसिल ने वॉर वेज कर दिया, ठीक है, वॉर वेज कर दिया। और उसके बाद दोनों की आर्मी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी और मराठास की आर्मी ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ पुणे मिलते हैं, ठीक है, पुणे मिलते हैं और इतना हमेशा याद रखना कि जो हमारा नेटिव पीपल जो थे, जो मराठास थे, उसके पास हमेशा से आर्मी ज़्यादा रहता है, पर लेकिन वो कहाँ लैक करते हैं, उन डिसिप्लिन फोर्स में लैक करते हैं, अपने वॉर वेपन्स में लैक करते हैं, अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ में लैक करते हैं एज कम्पेयर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ लो ऐसे किया। लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा था मराठास के लिए, मराठास को लीड कर रहे थे बहुत ही एबल जनरल महजी स्किंदिया नाम के, महजी स्किंदिया नाम ने, ठीक है, लड़ाई हो गया, आउटस्कर्ट ऑफ पुणे में से मिल गया। महजी स्किंदिया ने सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सोल्जर्स है सबको ट्रैप्ड कर लिया घाट्स में, समझ रहे हो, तेलीगांव के गांव में सबको बंद कर दिया, मतलब समझो कि ट्रैप कर लिया, क्योंकि माउंटेन्स पासेस थी उसमें ट्रैप कर दिया, ठीक है। और जितने भी उनके सप्लाई बेस थे खोपाली को, उसको अटैक कर दिया और सब छीन लिया। और उन्होंने स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी को अपनाया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी वेल्स थे वहाँ पर उसको पॉइजन कर दिया, जो सोल्जर पानी नहीं पी पाए, जितने फार्मलैंड्स थे उसको बर्न कर दिया, जिसके कारण उनको खाने के सामान नहीं मिल पाए, ठीक है। ये सब देख के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर वहाँ से भागने के लिए भागे, लेकिन फिर से मराठास ने विग्रसली उन पर अटैक किया, उनको फोर्स किया कि तुम वदेगांव के गांव में घुसो। और वदेगांव में जैसे ही घुसे उसने फिर से फूड और आर्टिकल जितने भी पानी की जितनी भी थी सबको बंद कर दिया। और देखेगा सब मरते जा रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और आखिर में उन्होंने सरेंडर किया और ट्रीटी ऑफ वदेगांव को साइन किया। समझ चल नहीं रहा यार, ट्रीटी ऑफ वदेगांव, ट्रीटी ऑफ वदेगांव में साइन किया। इसमें इसके अंदर क्या था? ट्रीटी ऑफ वदेगांव में ये था कि आप जितनी भी मुझसे टेरिटरी लिए हैं 1775 के बाद आप मुझे लौटा दें, ठीक है। बॉम्बे के साथ हो रहा है सब, ठीक है। लेकिन फिर से कलकत्ता काउंसिल का जो वेरन हेस्टिंग बैठल था वहाँ पे, उसको मंजूर नहीं था। उसने बोला कि नहीं, हम ट्रीटी ऑफ वदेगांव को नहीं मानते हैं। उसने सीधे कॉलोनियल बुदर्ट को भेजा लार्ज आर्मी के साथ में, और उसने सीधे आते आते अहमदाबाद और बशीर को कैप्चर कर लिया। फिर उसने अंदर डिटैचमेंट को भेजा, किसके अंदर में? पॉफम के अंदर, कैप्टन पॉफम के अंदर में, जिसने सीधे आके ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। और फाइनली जनरल कार्नेक आता है और सिंधिया को सिपरी में डिफीट कर देता है। समझ रहे हो कैसे कैसे ट्रीटी ऑफ सूरत बना, पुरंदर बना, फिर वदेगांव हुआ, सब मराठास के कंट्रोल में था। लेकिन मराठास कंट्रोल में था, फिर आगे ट्रीटी ऑफ पे उसके बाद वेरन हेस्टिंग अपने पावर को भेजा और नया ट्रीटी सब डिफीट कर लिया। पहले अहमदाबाद लिया, बसिन लिया, ग्वालियर लिया, सिंधिया को हराया सिपरी में। उसके बाद नया ट्रीटी को प्रपोज किया जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ सलबाई को। समझ लो, ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है ना, ट्रीटी ऑफ सलबाई क्या बोलता है? ट्रीटी ऑफ सलबाई बोलता है, ट्रीटी ऑफ सलबाई का ये ट्रीटी था, ये प्रोविजन था कि सलसिटी जो एरिया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपने पास रखेगा, ठीक है। लेकिन और जितनी भी टेरिटरी हैं जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद में कैप्चर किया गया है वो सबको इंक्लूडिंग पुरंदर वो मराठास को वापस करना होगा, ठीक है। वो हो गया। उसने सलसिटी में बोला गया, यही सब बोला गया, सलसिटी को रखना पड़ा। फतेह सिंह गैकवाद जो सपोर्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको बोला गया कि गुजरात में इनका पावर इंटैक्ट रहेगा और पेशवा को पहले से सपोर्ट करते रहेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सारे पावर को, सारे ट्रेड प्रिविलेज को एंजॉय करते रहेंगे। फिर बोला गया मैसूर के हैदर अली टीपू सुल्तान को बोला गया कि आप जितने भी टेरिटरी नवाब पासपोर्ट और इंग्लिश से लिए आप उसको वापस करो, ठीक है। ये सब प्रोविजन था। इसमें महजी स्किंदिया की पावर को इंग्लिश भी मानती थी और मराठास तो मानते ही थे भाई, इसलिए उनको म्यूचुअल गारंटर बनाया वहाँ पे कि हाँ आपका ये काम है कि आप इस पूरे ट्रीटी ऑफ सलबाई को ऑब्जर्वेंस में आपकी भूमिका है, आप इसको ऑब्जर्व करवाएंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हो गया, समझ लो, ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हो गया। इस ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है वो पूरी तरह से 20 साल के लिए पीस को इस्टेब्लिश कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में, ठीक है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी और दूसरा इंसिडेंट हुआ जो सवाई नारायण राव जो राजा बन गया वापस, उसको हटा के क्या कहते हैं बाजीराव टू वहाँ पे राजा बन गया, पेशवा बन गया, समझ लो। सेकंड एंग्लो मराठा वार की बात कर रहे हैं। बाजीराव टू पेशवा बन गया,
बाजीराव टू ने देखो सेकेंड मराठा वार जो है वो बताएगा कैसे आपस की क्वेरलिंग के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। देखो बाजीराव टू बन गया राजा। बाजीराव टू ने जसवंतराव होलकर के भाई को, भित्तू जी जिनका नाम था, वो सिंधिया के साथ मिलकर मार दिया। भाई मेरे ही भाई को भी मार देगा भाई, तो हम उसको क्यों छोड़ेंगे भाई। वैसे जसवंतराव होलकर भी नहीं छोड़ा, उसने अपने आर्मी को रिग्रुप किया और कंबाइंड डिफीट कर दिया सिंधिया को भी और पेशवा बाजीराव टू को भी, ठीक है, एट द हदसपुर, ठीक है, पुणे साइड में एरिया होता है। और विनायक राव नाम के एक आदमी को पेशवा बना दिया। ये सब देख के बाजीराव टू डर गया। बाजीराव टू डर गया और डरने के बाद सीधे पहुंच गया वापस से बसीन में और ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर लिया। और ट्रीटी ऑफ बसीन ने पूरी तरह से अपने सॉवरेनिटी को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सौंप दिया। समझ लो, बसीन की ट्रीटी साइन हुई। बसीन की ट्रीटी साइन हुई। बसीन की ट्रीटी ये बोलती है कि हाँ हम आपको 6000 ट्रूप्स देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है 6000 ट्रूप देंगे, उसके बदले में आपको ऐसी टेरिटरी देनी पड़ेगी जो 26 लाख इल्ड करे इनकम को। सीधा बोलता है कि आप सूरत डिस्ट्रिक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया गया, ठीक है। आपका जितने भी चौथ का क्लेम था निजाम डोमिनियन में उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी तरह से किसी भी यूरोपियन पावर से आप कोई भी मतलब रिलेशन नहीं रख सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो भी प्रोविजन था सबसे अलायंस सिस्टम का वो सब इसमें मान दिया गया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ बसीन को हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ सिफर, जो पूरी तरह से बाउंडेड किया फीलिंग ऑफ द मराठा कॉन्फिडरेसी का। फिर देखा कि अरे यार पेशवा तो अपनी सॉवरेनिटी को छोड़ दिया। फिर और लोग ने कोशिश किया कि हाँ उसको रिग्रुप करें, जैसे कि सिंधियाज हो गए, ठीक है, जैसे कि भोसलेज हो गए, जैसे कि होलकर्स वापस से कोशिश किए, लेकिन सबको आर्थर वेलेस्ली के एबल लीडरशिप के अंदर में तीनों को पराजित कर दिया गया और तीनों के साथ में वापस से सेपरेट सब्सिडी ट्रीटी साइन किया गया। जैसे कि आप सिंधिया के साथ देखोगे कि ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव साइन हुआ, आप देखोगे होलकर्स के साथ के ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन हुआ, आप देखोगे भोसलेज के साथ भी साइन हुआ ट्रीटी ऑफ देवगांव, ठीक है। ये सब था। देखो कैसे सेकेंड एंग्लो मराठा वार में ब्रिटिश विक्टोरियस हो रहा है और मराठास कैसे हार रहा है। क्यों हार रहा है? क्योंकि वो लोग आपस में अपने आप को क्वेरल कर रहे हैं यार। होलकर से यार अटैक कर रहा है आपस में, वो उसके भाई को मार रहा है, तो भाई कोई भी फायदा उठाएगा जो भी बाहरी इन्वेडर्स हैं, ठीक है। ये था सेकेंड एंग्लो मराठा वार की कहानी। अब देखो थर्ड एंग्लो मराठा वार क्या होती है। थर्ड एंग्लो मराठा वार तब शुरू होती है। देखो पहले मराठा वार में वैरन हेस्टिंग का राज था, दूसरे मराठा वार में वेलेस्ली का राज था, थर्ड मराठा वार में आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। इसकी इम्पलिस्टिक कोड डिजाइन को यार पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मानती थी। वो चाहता, देखो उसने एक पिंडारिस होते थे, देखो पिंडारिस थे जो मराठास आर्मी में मर्सनरीज के रूप में अटैच थे, लेकिन जब मराठास की पावर डिक्लाइन हुई तो उस पिंडारिस को एम्प्लॉयमेंट मिलना बंद हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट मिलना बंद हो गया तो वो अपने खाने पीने के लिए आपस के टेरिटरी को रेड करने लगे, जो जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी टेरिटरी थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठास को क्रिटिसाइज किया कि आप इसको शेल्टर दे रहे हैं और उसके तरफ एक्शन किया। लेकिन मराठास को लगा कि पिंडारिस तो मेरे अंदर काम करते हैं तो ये मेरी सॉवरेनिटी का ट्रांसग्रेशन है, इसलिए वो लोग वापस से लास्ट अटेम्प्ट किए, लास्ट बिड किए बाजीराव टू ने कि वापस से कॉन्फिडेंसी जो था उसको वापस से यूनाइट करें। पर यार मराठा इतनी तरह को उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना डिफेक्टिव हो गया था कि वो लोग पूरी तरह से मतलब समझो उनका सारा ऐसा एलिमेंट्री लॉस्ट हो गया जिससे वो पावर को रिगेन कर सके। उन्होंने यार जो भी जैसे कि पेशवा ने पुणे का रेसिडेंट को अटैक किया, अप्पा साहेब ने नागपुर में अटैक किया, पर लेकिन तब भी वो लोग अपने पावर को रिगेन नहीं कर पाए और हार गए वहाँ पे। और वापस से सेपरेट ट्रीटी साइन हुआ सबके साथ में, समझ लो सबके साथ हुआ। जैसे कि ट्रीटी ऑफ पूना साइन हुआ पेशवा के साथ में, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुआ सिंधिया के साथ में, ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन हुआ होलकर्स के साथ में, जिसकी तरह से पूरा सब साइन हुआ। थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वार हुआ और तो उसके बाद ये सब ट्रीटी साइन होने के बाद पेशवा सिर्फ को एबोलिश कर दिया गया और जितनी भी जो कन्फेडरेसी थी मराठा चीफ की, समझ वो मतलब वापस उसको एबोलिश कर दिया गया, समझ रहे हो। और जो बाजीराव टू थे उसको ब्रिटिश का रिटेनर बना के बिथुर नियर कानपुर में जाकर बैठा दिया, समझ रहे हो। और एक आदमी को सामने लाया जिसका नाम था प्रताप सिंह, जो लीनियर डिसेंडेंट था शिवाजी का, उसको मतलब एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज मराठा डोमिनियन में क्रिएट किया, इसको नाम सतारा था और प्रताप सिंह को वहाँ का राजा बना दिया, समझ रहे हो। और पूरी तरह से मराठा जितने भी टेरिटरी थी उसकी सबको अपने अंदर में मिला लिया। ये था पूरे मराठास का फर्स्ट एंग्लो मराठा, सेकेंड, थर्ड मराठा वार, ठीक है। भाई क्वेश्चन आता है क्यों ये लोग लॉस किए भाई इतने, जब इनका प्रोग्रेस इतना था, वैलर इतना था, तब भी देखो यार हमेशा से जो भी मराठा स्टेट थे उनकी जो
फॉर्मेशन थी वो एक रिलीजियस नेशनल मूवमेंट की तरफ पे हुई थी, मतलब समझ रहे हो। तो मतलब कोई भी मतलब ऑर्गेनिक नहीं थी, वहाँ का जो कोहेजन था पीपल के साथ वो कोई भी ऑर्गेनिक नहीं था, वो एक्सीडेंटल था, समझ रहे हो। क्योंकि कोई भी शिवाजी के टाइम से देखा जाता है कि वो लोग ने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जिससे कम्युनल इंप्रूवमेंट हो, एजुकेशन की स्प्रेड हो और यूनिफिकेशन हो पीपल की, जिसके कारण इसका फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाया। ठीक है, जितनी भी डिवाइडेड हाउस थी वो लोग, जितने भी डिवाइडेड हाउस, जितनी भी कॉन्फिडरेसी थी, वो लोग यार अपने आपस में लड़ते रहते थे, आपने में लड़ते रहते थे, जिसका लैक ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट बहुत बड़ा बाधक बना उनकी हार का। ठीक है, तीसरे देखने को मिलती है कि वो लोग का यार इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और इग्नोरेंस था कि जितनी भी अपने उनकी जो भी शत्रु थे उनको ना उनका स्ट्रेंथ पता था, ना उनका वीकनेस पता था अच्छा से, ना उनको कौन सा वॉर वेपन यूज करे उनको पता था। अनलाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिनकी डिप्लोमेटिक सुपीरियरिटी का बात हर जगह होती है, वो लोग यार उनको पता होता है कि हाँ मेरे जिससे हम लड़ रहे हैं उसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्या वॉर वेपन यूज कर रहा है, कौन इनकी दुश्मन है, जिससे कारण उनको फायदा हुई, समझ लो। देखो एक और रीजन बोल सकते हो कि मराठा स्टेट तो यार सिर्फ मतलब प्लंडर में अधिकतर समय अपना पैसा इकट्ठा करने के लगा देता था, जैसे इकोनॉमिक सेटअप जो था ना वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं था। और जब इकोनॉमिक सेटअप स्टेबल नहीं होगा तो तुम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को तुम मेंटेन रख ही नहीं पाओगे, जिसके कारण ये तुमको देखने को मिलता है। ठीक है, और रीजन तुम बोल सकते हो कि यार जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यार रेनेसेंस के फीलिंग से जा रहा था, एक्सप्लोरेशन कर रहा था, ओशन वॉयज कर रहा था, समझो कॉलोनीज को एक्विजिशन करने में काम कर रहा था। लेकिन उसी तरह में तुम मराठास को देखोगे वो लोग यार वही समय मेडिवलिज्म में लटके हुए थे, ओल्ड नोशन और डोगमास में पड़े हुए थे। वो लोग यार सोशल हायरार्कीज को अपने मेंटेन करने को इतनी अहम भूमिका मानते थे, जिसके कारण सोशल हायरार्की कास्ट के बेस में, क्लैन के बेस में उनके लीडरशिप रोल होते थे, जिसके कारण पूरी तरह से यूनाइट नहीं हो पाता था, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज थी वो वीक पड़ जाती थी। यही कारण था मराठा हार गया, समझ रहे हो। ये था, हमने बंगाल पढ़ लिया, हमने मैसूर पढ़ लिया, हमने मराठास पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लोग सिंध पढ़ेंगे, सिंध के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।